अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है आज 24 नवंबर की अब रात है, बल्कि रात ख़त्म हो रही है, 25 नवंबर शुरू होने लगी है। और अभी तक इस्लामाबाद के हम डी चौक में मौजूद हैं। आपको हम दिखा सकते हैं कि जो हालात हैं, पुलिस की अभी भी नफरी मौजूद है, लेकिन अब उतनी नहीं है जितनी शाम के वक्त थी। और ज़्यादातर सिंध पुलिस के लोग मौजूद हैं और हम आपको इनके भी हालात बताएंगे, पीटीआई के भी हालात बताएंगे और क्या हिकमत अमली है पीटीआई की, वो भी आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि यहाँ पर कब पहुँचना है और कैसे पहुँचना है और उससे पहले क्या हालात पैदा करना है। ये बहुत ही दिलचस्प है कहानी। लेकिन हम आपको सबसे पहले डी चौक के हालात दिखाते हैं। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो मीडिया की, अगर आप देख सकें तो एक कैमरे लगे हुए हैं। कुछ आपको जर्नलिस्ट भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे बैकग्राउंड में। आपको वैन्स भी नज़र आ रही हैं, जो सेटेलाइट वैन्स हैं टीवी चैनल्स की। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं, इस साइड पे ये ब्लू एरिया की रोड है, अगर आप देख सकें तो ये रोड अब आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रीट लाइफ टावर है उसके सामने से ये रोड बंद है। और वहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है जिसने इस रोड को बंद किया हुआ है। और अगर आप उसके अलावा देख सकें तो ब्लू एरिया में भी अभी इस वक्त, खैर रात का बहुत देर है, इस पहर तो दफातर बंद ही होने थे, तो ये तमाम दफातर बंद हैं। ये ब्लू एरिया इज़ नोन फॉर बिज़नेस सेंटर ऑफ इस्लामाबाद। यहाँ पर दफातर हैं, बैंक्स हैं, न्यूज़ चैनल्स के ऑफिसेज़ हैं, इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ के दफातर हैं। तो आप कह लें कि ये इस्लामाबाद का बिज़नेस हब है ब्लू एरिया। और यहीं पर डी चौक भी वाक़या है जहाँ पर पीटीआई ने पहुँचना है। आप देख सकते हैं वो कंटेनर और वो सब्ज़ कपड़े में ढके हुए जिसे कहते हैं कंटेनर्स हैं। मालूम नहीं कंटेनर्स का मुंह छुपाया जा रहा है या रियासत अपना मुंह छुपा रही है। बहरहाल लेकिन कंटेनर्स मौजूद हैं अभी तक डी चौक में। और अगर अब हम आपको ज़रा आ जाएँ यहाँ पर जो पुलिस एहलकार अब जो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इस्लामाबाद पुलिस के अब बहुत कम एहलकार रह गए हैं, जबकि जो बड़ी तादाद है वो अगर आप देख सकें तो आपको सिंध पुलिस के एहलकारों की ज़्यादा बड़ी तादाद नज़र आएगी। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो आपको ज़्यादा तादाद जो नज़र आएगी वो सिंध पुलिस के एहलकार हैं जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं इस वक्त। और मेरी इन सिंध पुलिस के एहलकारों से जो गुफ्तगू हुई वो बहुत ही मुझे कम से कम बड़ा अफसोस हुआ और मेरे लिए बड़ी परेशान कुन भी थी, क्योंकि ये नौजवान बच्चे हैं, हार्डली 20 से 22 साल की उम्रें हैं इन सब की। और ये सब इस साल पुलिस में भर्ती हुए हैं। इनको 4 से 5 माह, सबसे ज़्यादा जिसको था उसको 5 माह हो गए थे, अदरवाइज़ कई ऐसे भी हैं जिनको 3 माह हुए हैं सिंध पुलिस में भर्ती हुए। और ये सारे अभी उधर पुलिस लाइन में अंडर ट्रेनिंग थे। और ये मुख्तलिफ सिंध के अंदरूनी शहरों से हैं, कोई घोटकी से, कोई नौशहरा फ़रोज़ से, कोई जिसे कहते हैं सक्खर से। ये तमाम उन शहरों के ये बच्चे हैं। लेकिन जो अफसोसनाक बात ये है और जो परेशान कुन भी होनी चाहिए कि ये 2000 एहलकार सिंध से मंगवाए गए हैं। ये सारे अंडर ट्रेनिंग थे और ट्रेनी बच्चे हैं ये। और परेशान कुन बात यह है कि इनको सीधा पुलिस लाइन से यहाँ पे भेज दिया गया है। सिंध में अभी सर्दियाँ नहीं आई थी तो इनके पास गर्म कपड़े, स्वेटर्स और जैकेट्स नहीं थे। ये बगैर गर्म कपड़ों के यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इस्लामाबाद में अब सर्दी, आप मुझे भी देख सकते हैं, मैंने ये एक वार्म जैकेट पहनी हुई है। और ये बगैर इवन इनके पास स्वेटर्स भी नहीं है। तो और ये सर्दी में ठठर रहे थे, बैठे हुए थे ज़मीन के ऊपर। तो मैंने इनसे क्वेश्चन किया सबसे मिल के, तो उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से स्वेटर ख़रीद भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ की मार्केटें बंद है। क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद अब कल से बंद है तकरीबन सारा, मार्केट्स उस तरह नहीं खुली हुई। तो उन्होंने कहा हम ना स्वेटर्स ख़रीद पा रहे हैं, ना कोई वार्म शाल ख़रीद पा रहे हैं, ना ही हम कोई और कुछ ऐसा जैकेट या कुछ ले पा रहे हैं। तो सर्दी में ये ठठर रहे हैं। इनको एक कॉलेज में रिहाइश दी गई है। और खाने के लिहाज से उन्होंने कहा कि खाना फिर भी ठीक है, चावल मिलते हैं, लेकिन गुजारा है, उसमें कोई इतना हमारी कंप्लेंट नहीं है। जो इनका वाहिद जो इशू था वो थी सर्दी। और उस सर्दी से बचने के लिए इनके पास कोई पहनावा नहीं है, यानी कि कोई जैकेट नहीं है, कोई स्वेटर नहीं है, कोई वार्म कपड़े नहीं है। इनको वो एंटी राइट किट्स तो पहना दी गई हैं,
लेकिन ज़ाहिरी बात है इनकी उस तरह की लड़ने की तरबियत भी नहीं है। अभी इन सबको 3-3, 5-5 माह हुए हैं, तो अंडर ट्रेनिंग ये ट्रेनी बच्चे हैं जिनको यहाँ पर लाकर बिठा दिया गया है एक शो ऑफ फोर्स के लिए। लेकिन मैं इस लिहाज से परेशान था, सर्दी के लिहाज से भी, और जब ये अंडर ट्रेनिंग है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उस सूरत में अगर मुजाहिरीन पहुँच गए और इनको लड़ना पड़ा तो शायद ना सिर्फ रियासत के लिए सुबकी का बायस हो सकता है, बल्कि इन बच्चों की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि ये उस तरह के ट्रेंड नहीं है कि ज़ाहिर बात है यहाँ पर आंसू गैस चलेगी। आंसू गैस का भी एक थ्रेश होल्ड होता है, जो हमारे पुलिस एहलकार होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल यंग नौजवान बच्चे हैं, तो बहरहाल हम इनके लिए दुआ गो हैं। ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो रियासत ने इनको दी है, रियासत के एहलकार हैं तो ये पहुँच गए हैं। लेकिन फिर भी चीज़ें कंसर्निंग हैं कि ये यंगस्टर्स यहाँ पर कैसे ड्यूटी करेंगे। दूसरी तरफ जो PTI की हिकमत अमली की हम आपको बात कर रहे थे, वो बहुत दिलचस्प है। आज अगर आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब की स्टोरी पढ़ें, जो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक अगर ये जिस अंदाज में तमाम मोटरवेज और शहरों को बंद किया गया है, तो जो रिपोर्ट एक, और ये किसी और की नहीं है, हुकूमती ज़राए की रिपोर्ट है कि 190 अरब रुपया एक रोज़ का नुकसान है मईशत को। कितना? 190 अरब रुपया, महीने का नहीं, साल का नहीं, एक रोज़ का नुकसान है। PTI की हिकमत अमली ये है कि हमने इस्लामाबाद फौरी नहीं पहुंचना। इस्लामाबाद में 35,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार आ गए हैं। इस्लामाबाद पूरा बंद कर दिया है। इस्लामाबाद में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। मोटरवेज बंद कर दी हैं। कोई पब्लिक या इवन के जो तिजारत के लिए भी जो ट्रांसपोर्ट चलती है वो नहीं चल सकती। पूरे मुल्क का राब्ता कटा हुआ है इस वक्त, तमाम बड़ी हाईवेज बंद हैं। तो PTI को इससे ज़्यादा सूट ही क्या करता है? आई थिंक दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। बगैर उनके कुछ किए पूरा पंजाब बंद पड़ा है, तमाम पाकिस्तान की बड़ी शाहराएँ मोटरवेज बंद हैं, ना तेल की तरसील हो रही है, ना खाने पीने की अशिया की तरसील हो रही है, ना कोई और कुछ हो रहा है। तो कितने देर ये इस तरह बंद रहेगा? तो PTI की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि इनको इस तरह बंद रखवाया जाए और ख़ुद बहुत मज़े से सुकून से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि अटक के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी ज़राए बताते हैं मौजूद है। तकरीबन वहाँ पर 10 से 20 हज़ार पंजाब और अटक की लोकल पुलिस को मिला के वहाँ पर एहलकार तैनात है। रेंजर्स की भी एक बड़ी तादाद तैनात है ताकि PTI को अटक पे रोका जाए, उनको दाखिल ना होने दिया जाए, यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाए। तो PTI भी कह रही है कि हम अटक तक भी सुकून से आएंगे, आप लगे रहें। और अली मीन गंडापुर वो उस कन्वाय की जो KP से आ रहा है उसकी लीड कर रहे हैं और उनके पीछे गाड़ी में बुशरा बीबी मौजूद हैं। तो उनकी पिछली गाड़ी में, तो उनको तो ये सूट करता है कि अगर यहाँ पर ये लॉकडाउन रहे। 190 अरब रुपये आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 4 दिन भी ये सब कुछ जैम रहता है तो 190 अरब रुपये को अब ज़रा आप 4 पे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको, जिसे कहते हैं ना, शॉक लगेगा। जी हाँ, ये 380 अरब रुपये दो, ठीक है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 760 अरब रुपया, 760 अरब रुपया 4 दिन में कौमी मईशत को नुकसान होगा। और अभी आप देखें कि हमारा आगे ऑलरेडी मईशत की इतनी बुरी हालत है कि हमारे इतने ज़्यादा डेफिसिट्स हैं। हमें जो बाहर से जो सरमाया चाहिए था, जो बाहर से हमें कर्ज चाहिए था, वो हमारा पूरा नहीं हो रहा, जिस वजह से IMF के डेलीगेशन को आना पड़ा कि शॉर्टफॉल इतना हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, टैक्स का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है, तो आप अंदाज़ा लगाइए 708 अरब रुपये का ये भी शॉर्टफॉल ऐड होगा, तो ये तो मईशत की ही भट्टा बैठ जाएगा। और उसके बाद अगर PTI पहुँचती भी है 4 दिन बाद और फिर वो यहाँ पर भी आकर सब कुछ करती है और उसके बावजूद भी शहर बंद रहते हैं, सब कुछ रहता है, तो हफ्ता डेढ़ के अंदर तो ये, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो PTI चाह रही है कि बगैर लड़े, बगैर कुछ किए, बगैर अपनी गिरफ्तारियाँ दिए, आप इस तरह के हालात पैदा रखें कि मईशत रुकी रहे। मईशत रुकी रहेगी तो ज़ाहिरी बात है हुकूमत की टेंशन बढ़ती रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट जिसकी ये फॉर्म 47 की लास्टिक शलवारें जिन्होंने पहनाई हुई है हुकूमत को, उनकी टेंशन भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत, फिर जिसे कहते हैं ना, वो फिर कुछ भी करवा सकती है। वो निगोशिएशन की टेबल पर भी बिठा सकती है इस्टेब्लिशमेंट और PTI को, और वही जिसे कहते हैं कुछ इस्टेब्लिशमेंट से ऐसा भी करवा सकती है कि जिससे अनारकी बढ़ जाए। अनारकी बढ़ने का मतलब है कि फिर कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये तमाम एक सूरत हाल है। यहाँ पर इंटरनेट बंद है, इंटरनेट नहीं चल रहा, मोबाइल सिग्नल्स हैं बिल्कुल। इस्लामाबाद में
इस्लामाबाद के दाखिली रस्तों के ऊपर अभी तक कुछ ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है, क्योंकि हुकूमत को भी आइडिया हो गया कि पीटीआई की स्ट्रेटजी है वो आज रात या 8 दिन में उन्होंने नहीं पहुंचना था इस्लामाबाद, तो उन्होंने एक सिंगल लेन खोली हुई है, आज आ रही है। इस्लामाबाद में भी पीटीआई के कारकुन इतने ज़्यादा नहीं नज़र आए। 26 नंबर चुंगी में थोड़ी बहुत झड़पें हुई, लेकिन वहाँ पर मुट्ठी भर कारकुन थे, हार्डली 2 दर्जन होंगे। इसी तरह फैज़ाबाद के मुकाम पर भी 2 से 3 दर्जन कारकुनों ने आकर कुछ पथराव किया, कुछ देर पुलिस को इंगेज किया और फिर वो डिस्पर्स हो गए, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई लेकिन बहुत कम है। लेकिन ओवरऑल कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर से कल और आज में पुलिस ने जो रेड किए हैं मुख्तलिफ रिहायशी टावर्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, जहाँ पर फ्लैट्स हैं, जहाँ पे अमूमन बैचलर्स रहते हैं, यानी कि वो नौजवान जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, जॉब्स करते हैं, दूसरे शहरों से आए हुए रहते हैं, उन जगहों पर रेड करके तो ज़रा ये बताते हैं तकरीबन 1000 के करीब इन टोटल अब तक शायद इस्लामाबाद से गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं। और इसमें जो एक और जो पहलू बड़ा ही परेशान कुन है कि आज जो जज हैं ताहिर अब्बास सिबरा साहब, उन्होंने आज एंटी टेररिज्म की कोर्ट से उन्होंने जो पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार हुए थे उनका उन्होंने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड करके उनका शनाख्त परेड का उनका मुकर्रर कर दिया है। और वो शनाख्त परेड का मतलब ये होता है कि आपको अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर कहा जाएगा कि जी आपकी शनाख्त करवानी है कि आप वो वाले मुलजिम हैं कि नहीं। अब वो फिर पुलिस की मर्ज़ी होती है कि वो कब शनाख्त के लिए बुलाती है, किसको बुलाती है शनाख्त के लिए, वो कब आता है, वो चाहे हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद शनाख्त परेड कराएँ, महीने बाद करवाएं। तो महीना डेढ़ अब पीटीआई के उन कारकुनों का अमली तौर पे जेल की नज़र कर दिया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। कम से कम हमारे जुडिशरी को ये एहसास होना चाहिए कि ये बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर तालीम हासिल करने आए हुए हैं, जॉब कर सकते हैं। अगर जॉब कर रहे होंगे तो अपने घर का ब्रेड एंड बटर देखते होंगे। इस मुश्किल हालात में अगर उनके घर का ही ब्रेड एंड बटर आप रोक देंगे और एक ऐसी रियासत को आप फैसिलिटेट करेंगे जो बहुत पहले से ही जबर कर रही है, तो ये बहुत एक परेशान कुन सिनेरियो है। इस सब सूरत हाल के अंदर हम आपको मज़ीद भी यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। अभी हम आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं, हम आपकी बात भी करवाते हैं कुछ साथी सहाफ़ियों से कि वो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आज, कि उनको क्या नज़र आ रहा है। ये हम आपको अभी दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ होंगे अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, तो हम अली हमज़ा को भी ज़रा इंगेज करते हैं इसमें कि क्या सूरत हाल है, और फिर आपकी ज़रा अली हमज़ा से भी बात करवाते हैं कि क्या उन्होंने सुबह का देखा है, क्योंकि वो भी हमारे साथ सुबह की ये कवरेज कर रहे हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो भी जा रहे हैं। तो हम अली हमज़ा से भी आपकी ज़रा भी बात करवाते हैं और देखते हैं कि वो उन्होंने क्या सुबह का ऑब्ज़र्व किया है, और फिर आपको ज़रा हम बताते हैं। जी अली ज़रा बताइएगा कि आज सुबह के आप मौजूद हैं इधर डी चौक में भी, बाकी भी आपने इस्लामाबाद देखा, आपको क्या नज़र आया? क्या बॉर्डर्स पर ज़्यादा पुलिस मौजूद थी? जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं अगर हम थोड़ा इस तरफ जरा कर लें, तो आपको कोई ज़्यादा नज़र आई वहाँ पर पुलिस और एहलकार? आपको क्या आपको नज़र आया? असद भाई देखिए, जो पुलिस एहलकार जो आज हमने ज़्यादा देखे, एक तो ये जो शहर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स थे वहाँ पर थे। जिस तरह ये 26 नंबर वाली साइड हो गई, यहाँ पर थे। उसके बाद फैज़ाबाद पे 0 पॉइंट पे, फिर कुछ दोस्तों से बात हुई जिन्होंने बताया 12 कहू वाली साइड पे भी काफ़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी। फिर जो ज़्यादा पुलिस मौजूद थी, जो कि बल्कि दिखाया भी आपने, वो पेशावर मोड़ के ऊपर उन्होंने कनातें वगैरह लगा के, और वहाँ पे जो पुलिस बाहर से आई हुई थी वो और बाकी पुलिस मौजूद थी। मगर ओवरऑल जो शाहराहें हैं, जिस तरह अब ये जितनी लंबी जना एवेन्यू है, या जिस तरह एक्सप्रेस हाईवे या श्रीनगर हाईवे है, उसके ऊपर उस तरह से जैसे यूजुअली पुलिस का प्रेजेंस होता है, वो प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि आज हमने एक और मुनफरिद बात वो ये देखी कि ये यूजुअली ये होता है कि जब इस तरह का कोई प्रोटेस्ट कॉल किया जाता है तो ये सारी रोड्स कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी जाती हैं। मगर आज जो बात अनयूजुअल थी वो ये थी कि सिंगल लेन हर जगह पे खोली हुई थी। अगर किसी को 7th एवेन्यू से श्रीनगर हाईवे पे एयरपोर्ट जाना है तो वो बआसानी बगैर किसी हर्डल के एयरपोर्ट जा सकते थे। सेम गोज़ विद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे 2, ये वहाँ पे भी एक एक जो लेन थी वो खुली हुई थी। तो इस तरह जो है उस तरह का मामला नहीं था जिस तरह पहले हम देखते हैं। मगर ये है कि डेफिनेटली रुकावटें वगैरह थी, मगर रास्ते जो थे वो मेनली खुले हुए थे। ठीक है। और वैसे आपको जो अभी भी अगर आप देख सकें जिस तरह यहाँ पर बंद है, आपको क्या लगता है ये लेयर दर लेयर जो एक हिकमत अमली है पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्या ये यहाँ पर कर सकती है कि पुलिस अगर मुजाहिरीन पहुँचते हैं ये चंद कंटेनर्स क्या रोक सकते हैं? आपको लगता है?
असद भाई देखा यही गया था, जिस तरह अभी जो लेटेस्ट हमने देखा था 4 अक्टूबर वाली जो पीटीआई का प्रोटेस्ट था, उसके अंदर ये था कि सामने अगर आप दिखा सकें, अगर नज़र आ रहा हो तो वो चाइना चौक है, यानी उसके पीछे जो है वो चाइना चौक है। और होता ये था कि प्रोटेस्टर साइड से निकलकर उस जगह तक आते थे, मगर उसके बाद उनको रोक दिया गया था। फिर ये हुआ था कि रात के टाइम कुछ देर के लिए कुछ प्रोटेस्टर्स इन जो पिछली जो पिम्स वाली है, जो सॉरी पोली क्लिनिक वाली जो सर्विस रोड है, वहाँ से निकल कर भी आए, मगर मोस्टली ये पूरा एरिया था, ये जो था ये सिक्योर ही रहा था और यहाँ पे कोई इतनी तादाद नहीं आ सकी थी। तो अभी जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह भी आपको बताया कि सिंगल लेन के लिए जगहें खोली हुई हैं, तो जस्ट इन केस अगर उनको लगता है कि कहीं पे लोगों ने धावा बोल दिया या बड़े नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, तो वो उनको बंद कर देंगे। और साथ में ये है कि जो रिज़र्व पुलिस, जिस तरह आज हमने देखा भी कि काफ़ी जगहों के ऊपर जो आराम कर रहे थे, वो फिर आके और उनके साथ जो है वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे। मगर उसके लिए ये है कि पीटीआई के प्रोटेस्टर्स की तादाद जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। तादाद अगर उनकी ज़्यादा होगी तो फिर जो होगा वो कुछ हो सकेगा, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। चले मैं ज़रा अदील को भी शामिल करूँगा। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी डी चौक में आज मौजूद हैं। सुबह की कवरेज जारी है। तो अदील आप भी ज़रा हमें बताएं अगर कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है आज के सारा दिन जो गुजरा है, इस्लामाबाद के हालात आपको क्या लगे और आपको पीटीआई की हिकमत अमली क्या समझ आ रही है? क्योंकि उनकी हिकमत अमली ये है कि इनको थकाना है और थका के जितना मईशत का नुकसान कर सकते हैं हो जाए, ताकि उससे ये हुकूमत दबाव में आए, क्योंकि हुकूमत ने खुद पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। तो बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि जितना इन्होंने लास्ट टाइम उनको थकाया था, वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम इनको थकाएंगे। और आप देख रहे हैं कि सुबह से पूरे इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में ख़ुद तो आए हुए हैं, जो लेकिन वो सड़कों पर हमें नज़र नहीं आ रहे। पीटीआई की जाने से जो हिकमत अमली हमें बताई जा रही है वो यही है कि इंतज़ार किया जाएगा उन काफ़िलों का जो पेशावर से आने हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो काफ़िले यहाँ पर आने हैं, वो उन तक उनका इंतज़ार करेंगे। और जैसे ही वो करीब पहुँचेंगे इस्लामाबाद में, तब वो लोग भी यहाँ से अपने घरों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलेंगे, ताकि उस वक्त फिर इंगेज किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन को, जो पुलिस है, रेंजर्स है, उनको। ये ना हो कि बारी बारी पहले अगर इस्लामाबाद के लोग बाहर निकल आएँ और पुलिस को ये मौका मिल जाए या इंतज़ामिया को कि वो उनको डिस्पर्स करने में कामयाब हो जाएं या उनको इस कदर थका दें कि उसके बाद वो दोबारा निकलने की पोजीशन में ना हो। और जब लास्ट टाइम भी इनके साथ जो सबसे बड़ा हाथ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो यही हुआ कि पीटीआई के लोग 2 दिन मार खाते रहे। जब निकले अली अमीन गंडापुर वगैरह यहाँ पर पहुँचे, तो उस वक्त आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद वाले मौजूद नहीं थे। मोस्टली या तो गिरफ्तार हो चुके थे या वो ऑलरेडी घरों को जा चुके थे। तो इस दफ़ा ये स्ट्रैटेजी उनकी मालूम यही हो रही है, और जो उनके करीबी लोग हैं वो भी यही बता रहे हैं कि तैयारी तो पूरी है, बस इंतज़ार है। अब देखें, बताया जा रहा है कि उनका काफ़िला करीब पहुंच चुका है। वो 4 सदा का पॉइंट है जहां पर उन्होंने, वहां से अब फिर वो लोग आगे चलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल भी सारा दिन ऐसा ही गुजरेगा और परसों तक शायद माहौल बनेगा। और तमाम जो काफ़िले उनके मियाँ वाली के करीब भी बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान से आए हैं, मुख्तलिफ इवन आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं वहाँ से भी लोग आए हैं। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुल्क को बंद कर दिया है तो लोग नहीं निकलेंगे। लोग तो आपको पता है पहले भी निकलते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त एक फिनोमेना बन चुकी है, इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है घरों से निकलना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना। इवन शेलिंग, या आपने लास्ट टाइम खुद रिपोर्ट यहाँ पर खड़े होकर ग्राउंड जीरो से किया था, किस तरह वो लोग फेस कर रहे थे शेलिंग को, किस तरह रबर बुलेट्स को फेस कर रहे थे, बावजूद इसके पीछे नहीं हट रहे थे। तो अब की बार भी इंतज़ामिया को ये मालूम है कि ये ऐसे कारकुन नहीं है जो 2-4 शेल से भाग जाएंगे। उनको काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस का सामना करना पड़ेगा। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद इसी हिकमत अमली के साथ अब आगे बढ़ रही है, और वो चाह रही है कि 2 दिन इनको थकाएं, उसके बाद जब ये थक जाएंगे फिर हम मैदान में उतरेंगे, तो फिर ज़रा मैदान सजेगा भी, फिर मैदान सजेगा। लेकिन अदील आपको क्या लगता है कि अगर 2-4 दिन इनको थकाते हैं, मईशत का अच्छा खासा नुकसान होता है, क्योंकि मुल्क बंद करके हुकूमत ने खुद पीटीआई का लॉन्ग मार्च कामयाब अभी तक कर दिया, 190 अरब रुपया पर डे का लॉस है, ठीक है, मुल्क की मईशत को। इससे ज़्यादा जैसे कहते हैं आप अपनी मईशत पर खुद कुछ हमला नहीं कर सकते जो हुकूमत ने किया है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई आ जाती है यहाँ पर बैठ जाती है, क्या आपको लगता है कि पीटीआई में इतनी कैपेसिटी है कि ये धरना 2014 के धरने से मुख्तलिफ होगा? सर देखें, इसमें एक चीज़ है, 2014 के धरनों में उस वक्त की जो खुफिया इदारे थे उनकी हिमायत हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी मानती है आज। अब ये कोई इल्ज़ाम भी नहीं रह गया। अब की बार ये सिचुएशन ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के ख़िलाफ़ पूरी की पूरी रियासत खड़ी है, चाहे वो रियासती इदारे हों, चाहे वो हुकूमत हो, तमाम लोग, चाहे कोई भी महकमा हो। अब उन्हें अपने बलबूते पर यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर अगर पहली बात है वो आते हैं, पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर बैठकर उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है धरने की सूरत में। लेकिन जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 साल में जिस कदर ग्रूम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ प्रेशर ग्रुप आप कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह अब वो मार खा खा के ना ज़रा कुंदन हो गए हैं, तो उनके लिए अब एक चीज़ बड़ा एज होगा। लास्ट टाइम की अगर आप मिसाल दें ना 2014 की, तो आपको याद होगा 2014 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान होते थे वो होते थे यहाँ पर 10, 11, 12 बजे तक। उसके बाद जो पैट के लोग थे वही बैठे करते थे यहाँ पर और फिर शाम के टाइम पे आते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। अब की बार मुझे नज़र ये आ रहा है कि इन्हें किसी और सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी खुद ही काफ़ी होंगे और ये लोग खुद ही अगर यहाँ पहुँच गए तो बैठेंगे भी और उस धरने को कामयाब बनाने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। और इस दफ़ा एक तो इनकी तादाद उस 2014 के धरनों से ज़्यादा होगी और अगर यहाँ पर लेट से यहाँ पर वो आ जाते हैं, किसी भी तरीके से रुकावटें हटा दी जाती हैं, जैसे लास्ट टाइम जो निसार ने हटा दी थी, रुकावटें हटाकर इन्हें कोशिश किया जाता है कि कंटेन किया जाए इसी एक प्रेमिसेस में जो डी चौक का एरिया है या यहाँ से लेकर आगे जो पार्लियामेंट है उसके दरमियान जहाँ पे लास्ट टाइम इनको रखा गया था, तो मैं समझता हूँ कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। उनके लोग फिर जोक दर जोक दीगर मुख्तलिफ शहरों से भी रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आकर उसमें अपना हिस्सा डालेंगे और अपनी जो शमूलियत है वो इसमें डालेंगे। अदरवाइज़ ये कहना कि 2014 में खुफिया इदारों की हिमायत थी और अब वो नहीं है, शायद अब की बार ये कामयाब ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी तो देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 का तो उनकी हिमायत के साथ भी कामयाब नहीं हुआ था, बंदे नहीं आए थे। बिल्कुल वो बिल्कुल जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जहांगीर तरीन आके कहता है कि वो कहता है बंदे तो लाए नहीं, हम क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त देखें, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं थी जो आज है। देखें ना, आज जितनी इन्होंने मार खाई है, हमारी रिसेंट हिस्ट्री में हमने किसी एक सियासी जमात को इतनी मार खाते नहीं देखा और उसके बावजूद सर्वाइव करते हैं। तो ये देखें ना, पॉपुलर भी है, सियासी जमात है और उसके बाद ये कोई ऐसा रिलीजियस फैक्टर इनका वो नहीं है, कोई ऐसा सेक्ट भी नहीं है। ये ओवरऑल एक सियासी जमात है जिसमें इस्लामाबाद के अंदर भी जिसकी बहुत ज़्यादा इंग्रेस है। इस्लामाबाद में अभी यहाँ पर, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ना जब वो G11 में, आपको याद होगा, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, शेलिंग वगैरह हुई थी, तो मैं वहाँ पर मौजूद था। सर, हवाई चप्पल पहनी ख़वातीन जो है वो G11 और G10 G9 से घरों से निकल कर आ रही थी वो ख़वातीन। तो ये जो एक फैक्टर है ना, यही इस वक्त इंतज़ामिया के लिए भी दर्द सर है। उनको मालूम है कि आज चल भले ही ये पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दें, बाहर से किसी को अंदर ना आने दें, पर जो अंदर है उनको कहाँ करेंगे ये। तो एक दफ़ा वो लोग यहाँ पर आ गए तो आप देखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फिर आएंगे और वो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये अब इसमें सबसे बड़ा जो ब्लंडर है वो हुकूमत की साइड से, इंतज़ामिया की साइड से। उन्होंने खुद इस कदर दबाया है, इस कदर प्रेशर दिया है कि अब वो उन्होंने वापस बाउंस बैक तो करना ही करना है। अब वो किस तरह होगा और आगे किस तरह, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह का प्रेशर उन्होंने बिल्डअप कर लिया है गुज़िश्ता 1-2 दिन में ना निकल कर, जब वो निकलेंगे तो मुझे लगता है कि उनके मुतालबात को भी शायद मानने के लिए हुकूमत तैयार हो जाए। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प बातें की हैं अदील सरफराज ने। असल जो बात है वो यही है कि अगर PTI इस्लामाबाद को, जैसे कहते हैं ना, वो इस हद तक कंटेनर्स हटा के डी चौक तक पहुंचने के में कामयाब रही कि एक बड़ा नंबर आपको नज़र आने लग गया डी चौक के अंदर PTI का, चाहे वो चंद हज़ार में हुआ, तो फिर जो लोकल इस्लामाबाद के जो PTI चैप्टर है वो बहुत तेज़ी से उनको में शमूलियत इख्तियार करेगा और उस सूरत में वो जो हज़ार हैं वो हज़ारों में बदलते जाएंगे और फिर शायद इंतज़ामिया के लिए इस्लामाबाद को कंट्रोल रखना मज़ीद मुश्किल होता जाएगा। हमारे साथ साकिब बशीर साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं, अपना बहुत ज़बरदस्त वीलॉग भी करते हैं। हमने कहा ज़रा साकिब भाई का भी टाइम वेस्ट करें और ज़रा इनसे भी राय लें कि ये क्या समझते हैं कि कहाँ पे, एक सेकंड मेरा ज़रा माइक, आपके माइक पे भी फायरवॉल तो नहीं लग गई? नहीं, शुक्र है आपने जो ही फायरवॉल का कहा, माइक ने गैरत खा ली। तो साकिब भाई हमारे साथ मौजूद है। साकिब भाई, आप कैसे देख रहे हैं, हम डी चौक में मौजूद हैं, PTI की हिकमत अमली, आपकी क्या खबर है और क्या आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, एक तो 4 अक्टूबर का जो एहतजाज था और आज 24 नवंबर का, इसका थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हुआ ये था कि 4 अक्टूबर को उन्होंने यहाँ पे पहुँचना था और 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर वहाँ से चले आए,
उस वहाँ पे पहुँचे। 5 अक्टूबर को ये जो जगह है तकरीबन तरनौल से आगे निकल आए और टाल प्लाजा के करीब जो है वो पहुँच गए थे। फिर उसके बाद सारा एपिसोड हुआ। तो 4 अक्टूबर को पीटीआई के कारकुनान यहाँ पे भी 26 नंबर चौकी पे भी फैज़ाबाद बहुत बड़ी तादाद में हमने जी, देखे। उन्होंने और engage हुआ- रखा हुआ था पुलिस engage रखा पुलिस को। लेकिन हुआ ये कि वो उनमें से बहुत ज़्यादा गिरफ्तार भी हुए। उसकी वजह यह है कि वो कम थे। किसी भी जगह पे कम से कम 10,000 लोग या 8-10 हज़ार लोग होंगे तो हो सकता है पुलिस के लिए आसान नहीं होगा उनको गिरफ्तार करना। हो सकता है पर यकीनी तौर पे यकीनी तौर पर। और अगर होंगे 500, 400, 600 लोग होंगे तो पुलिस की तादाद यहाँ पे जो बताई गई है 30,000 से प्लस जो है वो आज़ाद कश्मीर से भी, सिंध से भी, पंजाब भी, इस्लामाबाद पुलिस भी है। तो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि उन 500-400 को तो उनको उठाना, डिस्पर्स करना कोई मसला नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पर उस वक्त गिरफ्तारियाँ हुई थी। मुझे वैसे ज़ाती तौर पर ऐसे लगता है कि ये जो सिचुएशन है ना सारी, ये हुकूमत के लिए पैनिक इस लिहाज से है कि अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीआई जो है वो बज़ाहिर अभी तक उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया कि हमने रात को पहुंचना है, कल दिन को पहुंचना है या हमने परसों पहुंचना है, क्योंकि अभी भी मैंने जो पता किया है तो वो अभी भी कहीं पीछे केपी में ही किसी मोटरवे पे किसी रेस्ट हाउस के एरिया में है, वो जो होता है मोटरवे पे, तो उस एरिया में अभी है। अभी उनका नेक्स्ट प्लान का भी पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद की ये है कि यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं कल के लिए। रावलपिंडी की भी इसी तरह की पोजीशन बताई जा रही है। दफातर में लोग कल नहीं आ सकेंगे, कारोबारी एक्टिविटीज़ भी नहीं हो सकेंगी। इंटरनेट आपने बंद किया हुआ है कि घर में भी लोग जो है वो उस तरह ना कर सकें, वाईफाई चलता है लेकिन। तो इसी तरह जीटी रोड, मोटरवेज़, लाहौर बंद। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन मेरा ये ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, ये सिचुएशन उनको वो समझती हैं कि हमें ये सिचुएशन सूट करती है कि हमारा तो एहतियाज ही है कि हमने बंद करना है। तो वो हुकूमत ने खुद ही किया हुआ है। हमारे लोग भी कम गिरफ्तार हो रहे हैं। हम जो है 1-2 दिन डाल के आएंगे और फिर देखा जाएगा कि सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है। इसमें असद भाई एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जो इमरान खान है उनके केसेस के हवाले से अगले 3 दिन बड़े अहम हैं। 25 को कल उनका फ़र्द जुर्म आयद होनी है। ये GH को हमला, वो फ़र्द जुर्म आयद हो या ना हो, उसका उनकी रिहाई होने या ना होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 26 नवंबर को उन पे जो रावलपिंडी में केस है न्यू टाउन का, उस केस में उनकी फ़िज़ी का रिमांड ख़त्म हो रहा है। वो एक रूटीन का केस है। अगर फ़िज़ी का रिमांड मेरा नहीं ख्याल मज़ीद मिलेगा और उनकी उसकी ज़मानत भी हो सकती है। और 27 नवंबर को सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट और रिकॉर्ड पे इस वक्त जो आखिरी 8 केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी है, वो लाहौर के 9 मई के केसेस हैं। ATC लाहौर में 27 नवंबर को समाअत होनी है और उसमें अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो ये एक सिचुएशन नई डेवलप हो सकती है। हो सकता है कि जो PTI है उसकी कैलकुलेशन में ये तारीखें हों। मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है लेकिन बहुत अहम बात की है साकिब बशीर साहब। और मैं इसी में आपको ऐड करके क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि अगर ये बिल्डअप होता है, ठीक है, मईशत को आज शहबाज राना साहब की स्टोरी के मुताबिक 190 अरब रुपए पर डे का लॉस हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल पूरा मुल्क बंद करने की वजह से जो हाईवेज बंद की गई हैं, 190 अरब रुपए का लॉस हो रहा है। एक तरफ मुल्क बंद पड़ा हुआ है, कोई माशी सरगर्मी नहीं हो पा रही, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और फिर PTI जूं की तरह रेंगती आ रही है, ठीक है। और फिर अगर वो आके अपना एक प्रेशर डालती है, हज़ारों उनके लोग पहुंच जाते हैं, रुकावटें तोड़ के दाखिल हो जाते हैं और फिर लोकल्स भी ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या ये ऐसा प्रेशर हो सकता है कि फिर जो रियासत का एक अदलिया के ऊपर माजरत के साथ एक हद तक कंट्रोल है कि वो ना PTI की ख़वातीन को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एक शी इज़ इन 70s, कैंसर सर्वाइवर, उनकी ज़मानत नहीं होने दे रहे, कुछ नहीं होने दे रहे, तो रियासत पीछे हटने में मजबूर होगी और उस सूरत में ये ज़मानतें जो कि मेरिट पर बनती नज़र आती हैं वो मिलती नज़र आएंगी। आखिरी बात जो आपने की कि ये ज़मानतें बुनियादी तौर पर मेरिट पर बनती नज़र आती हैं। जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि उनकी हुई थी मई 9 में 2023 में, 10 या 11 मई 2023 को उनकी गिरफ्तारियाँ हो गई थी और आज नवंबर है। तो ये 1.5 साल जेल के अंदर है ना, किसी भी केस में ये ही मतलब ज़मानत मंजूरी का एक ग्राउंड होता है और बहुत मजबूत ग्राउंड है कि 1.5 साल वो बेशक जैसा भी मुकदमा हो उनके लिए ग्राउंड मौजूद है। तो अदालतें अगर चाहें और जो प्रोसिक्यूशन है वो अगर थोड़ी सी भी रिलैक्सेशन देगी ना तो ये ज़मानतें हो जाएंगी। अब देखना ये है कि क्या PTI की जो कैलकुलेशन उन्होंने अगली 2-3 तारीखों में की हुई है
तो क्या उन तारीखों को वो मीट करके कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, और जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर लेगी और उसके बाद उसकी असर हमें उनकी ज़मानतों की सूरत में नज़र आएगा? ये अभी कहना, हतमी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है ये, लेकिन ये एक सिनेरियो मुमकिन तौर पर बन भी सकता है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साकिब बशीर मौजूद थे। आपको पता है पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, इवन के सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ होते हैं। साकिब से बेहतर किसी ने कवर नहीं किया ये तमाम ट्रायल। तो साकिब बशीर साहब की भी यही असेसमेंट है कि ये मेरिट पर ये ज़मानत बनती है। वजह कि 1.5 साल से आप किसी को नहीं रिमांड पर आप जेल में रख सकते। आपको दरकार होता है सिर्फ उस वक्त तक कस्टडी, ट्रायल के दौरान, जब तक आपने तफ्तीश मुकम्मल कर दी थी। तफ्तीश हो गई, उसके बाद आप कहते हैं कि मुलजिम को ज़मानत दें और अब ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद अगर कन्विक्शन हुई तो जेल भेज देंगे, अगर नहीं हुई तो वहीं से बरी हो जाएगा। क्योंकि ये शख्सी आज़ादियाँ आइन के में आपका बुनियादी हकूक़ माना जाता है। आपको गारंटी किया गया है कि आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ कुचला गया हुआ है और अदलिया यहाँ पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, बल्कि एक लिहाज से एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनी हुई है। तो हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। PTI की हिकमत अमली अभी तक ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आ जाए और हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को थकाया जाए। हम आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।